स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। मैं पुनीत पाठक हूं। विधानसभा चुनाव में अब एक साल का ही वक्त दिख रहा है और ऐसे में छत्तीसगढ़ का माहौल चुनावी होना लाजमी है। नए दांव, नई रणनीतियां, नए आरोप और नए पैंतरे और एक दूसरे को चुनौती देने का सिलसिला। इस बार पीसीसी चीफ ने बीजेपी को ललकारा है। अरुण साव नारायण चंदेल को चुनौती देते हुए मरकाम ने कहा कि अगर बीजेपी 2023 में चुनाव हार गई तो क्या ये दोनों राजनेता राजनीति से संन्यास लेंगे? मरकाम की इस चुनौती पर बीजेपी भी आर पार के मूड में है। सवाल ये उठता है कि मरकाम की ललकार पर बीजेपी क्या वाकई तैयार है? क्या इस चुनौती की इस समय आवश्यकता है? क्या इस तरह की चुनौतियां पहले नहीं दी जाती रहीं? इस तरह के कई सवाल हैं जिनके ऊपर दोनों पक्षों के नेताओं से हम जवाब लेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीनियर नेता पूर्व मंत्री केदार कश्यप जी जुड़े हैं। नमस्कार कश्यप साहब, स्वागत है आपका। और डॉक्टर विनय जायसवाल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि विधायक महोदय। नमस्कार जायसवाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो हम दोनों नेताओं से बातचीत करेंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 2023 में सरकार सत्ता की परिवर्तन होगी, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। 2023 में भारतीय जनता पार्टी का हम कमल खिलाएंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी का चेहरा बदलते ही उसके तेवर भी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। चुनाव से एक साल पहले नई जिम्मेदारी संभालने के बाद अरुण साव नारायण चंदेल ने 2023 में बीजेपी की जीत की हुंकार भरी। बीजेपी के दावे पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम सामने आए और प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को सीधे सीधे चुनौती दे डाली। मरकाम ने दोनों को ललकारते हुए कहा कि अगर बीजेपी 2023 में चुनाव हारती है तो क्या वो राजनीति से संन्यास लेंगे? साहब को और नेता प्रतिपक्ष जी को भी मैं अगर वो चुनौती स्वीकार करते हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो वो क्या राजनीति से संन्यास लेंगे? क्या मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। मरकाम यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं पर भरोसा नहीं, तो फिर जनता उन पर कैसे विश्वास करेगी? मरकाम ने बीजेपी को चैलेंज किया तो इसके कई मायने निकाले जाने लगे। मरकाम का मकसद चाहे जो, लेकिन पीसीसी चीफ की चुनौती पर बीजेपी आर पार के मूड में है। पहले तो मोहन मरकाम जी ये तय कर लेंगे कि उसको भूपेश बघेल जी टिकट देंगे कि नहीं देंगे और वो चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। पद पर ये लोग बैठे हुए हैं, चाहे भूपेश बघेल जी हो चाहे मोहन मरकाम जी, उनको घोषणा करनी चाहिए कि हमारी सरकार नहीं बनेगी तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। वैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी का एक दूसरे को चुनौती देना नया नहीं, ये पुरानी परंपरा है। जो जो चुनाव नजदीक आएंगे त्यों ये चुनौती देने का सिलसिला भी बढ़ता जाएगा। अब सवाल ये भी कि चुनौती देने का अंजाम होगा क्या? कौन जनता का विश्वास जीतेगा और कौन असफल होने पर इस्तीफा देगा? फिलहाल चुनौतियों के बीच में प्रदेश की सियासी फिजा में भगवान राम और कृष्ण की एंट्री भी हो चुकी है। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण सबके हैं, लेकिन कांग्रेस के नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो अतीत रहा है, जिस प्रकार से भगवान राम के लिए उन्होंने बातें कही, मंदिर निर्माण को रोकने का प्रयास किया। राम मंदिर बनने के लिए रोकने का काम तो कभी राजीव जी ने पूजा शुरू करवाया था। हजारों बार इस चीज को कह चुके हैं अयोध्या में। भाजपा वालों घर के अंदर आप लोग जाग देख लिए, तुलसी का वो चबूतरा कितने घर में है, उनके पूजा स्थल में राम की मूर्ति रखी है कि नहीं रखी है? तो चलिए, दोनों पक्षों की तरफ से चाहे राम कृष्ण के नाम पर हो, चाहे चुनौती और राजनीतिक संन्यास लेने का चैलेंज हो, इस तरह की भी बातें, इस पर हम चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप सत्ता में हैं, सत्ता पक्ष को अपने कार्यों की बात करनी चाहिए। आप नेताओं को चुनौतियां दे रहे हैं कि वो राजनीति से संन्यास क्यों नहीं ले लेते? पुनीत जी, जिस टॉपिक पे आज का ये जो बहस है उसमें मैं सभी माननीय भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के वक्तव्य को आपके चैनल के माध्यम से सुन रहा था, देख रहा था जी। पुनीत जी, बात यह है कि जो माननीय मोहन मरकाम जी ने जो बयान दिया है
जो लगातार बड़बोलापन भारतीय जनता पार्टी के जो 14 में सिमट के विधानसभा में रह गए हैं, उनके द्वारा लगातार जो वक्तव्य दिया जाता है, अगर आप देखेंगे पुनीत जी, तो जो 5 साल का जो कार्यकाल होता है वो भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं विधानसभा में, वो तो केवल एक ख्याली पुलाव में निकाल दिए। एक ऐसा सिगुफा जिसकी कोई चर्चा नहीं थी, उस चर्चा में निकाल दिए। छत्तीसगढ़ के कोई भी जो मुद्दा था, हम छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की बात करें, छत्तीसगढ़ के किसानों की बात करें, छत्तीसगढ़ के महिलाओं की बात करें, छत्तीसगढ़ के युवाओं की बात करें, कभी भी इन्होंने कोई मुद्दे पे बात नहीं किया, क्योंकि माननीय यशस्वी भूपेश बघेल जी के जो काम इन लगभग अब 4 साल हो रहे हैं सरकार को, इन 4 सालों में जो किया है, और हमेशा ये बोलते थे कि अब ये बदलेंगे, ये बदलेंगे। बदल कौन गए? नेता प्रतिपक्ष बदल गए। बदल कौन गए? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बदल गए। लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में इन 4 सालों में जितने भी 4 उपचुनाव हुए, विधानसभा के, नगरीय निकायों के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव हुए, सारे के सारे चुनावों में कड़ी शिकस्त भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिली है पुनीत जी। तो अब इनके नेता जो हैं, अब ये बौखलाहट है। अब तो पर डॉक्टर साहब वो ये कहते हैं कि आप भले ही जीत रहे हों, लेकिन लोकतंत्र में आप किसी का करियर खत्म हो जाए, इस तरीके की चुनौती या चैलेंज देते हैं, तो ये वो कहते हैं आपका दम्भ है, ये आपका घमंड है, जिसको जनता 23 में तोड़ेगी। देखिए पुनीत जी, लगातार जो दम्भ वाली बात हो या चुनौती वाली बात हो, वो तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, अजय चंद्राकर जी की बात करें, बृजमोहन अग्रवाल जी की बात करें, या रमन सिंह जी की बात करें, ये लगातार देते रहे हैं। लेकिन आज तीनों के तीनों जो नेता हैं कहाँ हैं बताइए आप? 15 साल इन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी के ऊपर राज किया है। इन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने का काम नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष जो नेतृत्व है, उनको ये पता चल गया है कि जो इनका जो नेतृत्व है, 15 साल का जो नेतृत्व रहा है भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी नेता हैं, उनको एकदम किनारे लगाने का काम कर दिया इनके शीर्ष नेतृत्व ने। इनको समझ में आ गया है कि ये जो 15 साल लूट खसोट, भ्रष्टाचार और तमाम इस तरह का जो काम किए हैं माननीय रमन सिंह जी के नेतृत्व में, आज उनका तो कहीं नामो निशान नहीं है ना। चलिए, आपकी बातों को अक्सर मैं ले लेता हूं केदार कश्यप जी से। केदार जी, 2 प्रश्न है यहां पर। पहली बात तो ये कि जो चुनौतियां दी जा रही हैं, जवाब में कांग्रेस कहती है कि आप भूल गए, ऐसी चुनौतियां बीजेपी के टॉप लीडर्स ने दी, पूर्व मंत्रियों ने दी। दूसरी बात, आप कांग्रेस में कहते थे कि ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा, आपके यहाँ सारी चीजें एक लाइन से बदल रही। जब आपके शीर्ष नेतृत्व को भरोसा नहीं, तो जनता कैसे भरोसा करे? देखिए पुनीत जी, मैं भी हमारे जायसवाल जी के विषय को सुन रहा था, और ये कांग्रेस पार्टी जब से सरकार में आई है, उसका अहंकार अब निचले स्तर पे दिखाई दे रहा है। इनके प्रदेश अध्यक्ष को जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने सबके सामने में जिस तरीके से दुत्कारा था, ये पूरी घटना कहते सामने आई, उसके बावजूद भी इन्होंने अपने कहते हैं कांग्रेस अध्यक्ष ने जिस तरीके से उस बात को विषय रखा, वो मायूस हो गए। और एक आदिवासी वर्ग के व्यक्ति को किस तरीके से अध्यक्ष को उन्होंने प्रताड़ित किया है, ये कि छत्तीसगढ़ से किसी से छुपा नहीं है। अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आदिवासियों के हितों के बारे में बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी केवल गांधी परिवार के उसमें ही है, चरणों में ही है, उनके ही से उसमें है, उनकी निष्ठा केवल उनके परिवार के प्रति है। जो बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले अपने में देखें। ये जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई कांग्रेस पार्टी, बल्कि ये एक क्षेत्रीय पार्टी बन गई है, क्योंकि एक परिवार के चलते इन्होंने इनके अपने सारे टॉप लीडर्स को दरकिनार कर दिया। आप चाहे देख लीजिए, अपने पवार जी को हो, चाहे वो ममता जी को हो, ये सब अलग अलग पार्टियां, तृणमूल कांग्रेस बना लिए, उधर कहते हैं एनसीपी बना लिए, उधर जगजीवन राम जी का कहते हैं अलग से कहते हैं, वो हो गया। प्रणब मुखर्जी अलग कांग्रेस पार्टी, फिर एनडी तिवारी के अलग कहते हैं कांग्रेस पार्टी, चरण सिंह जी का एक अलग कांग्रेस पार्टी, AK एंटोनी का अलग कांग्रेस पार्टी, सीताराम येचुरी का अलग।
सीताराम येचुरी को तो इन्होंने कहते हैं वहां पर जिस तरीके से प्रताड़ित किया, उसका तख्ता निकाल करके जिस तरीके से गांधी परिवार के प्रति निष्ठा दिखाई, ये केवल इनमें ही संभव हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ पर हमारे जो कहते हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी हैं, लगातार जिस तरीके से इनके ये आज की स्थिति में ये हो गया, इनको भय हो गया कि बीजेपी जिस तरीके से प्रहार करने के लिए आतुर हो गई है। विनय जायसवाल जी, ये इसलिए भय में आ गई कांग्रेस पार्टी, छत्तीसगढ़ियों को सेवा करने का चेहरे बदले हैं, एग्रेशन के साथ में आपको घेर रहे हैं। पुनीत जी, वही तो चर्चा का विषय है ना, जो चर्चा करना चाहिए। इतने सीनियर नेता है, वो पूरे चर्चा के विषय को इन्होंने साइड कर दिया। इन्होंने बात की अहंकार की। अरे हम कहाँ अहंकारी है? आपकी जो डीप एंड स्टोरी यहाँ की जो प्रभारी हैं आपके भारतीय जनता पार्टी की, वो बोलते हैं कि पूरे कांग्रेस को थूकेंगी तो पूरा कांग्रेस बह जाएगा। इससे बड़ा कोई अहंकार हो सकता है क्या? एक बात आपने कहा कि आदिवासी हमारे माननीय मोहन मरकाम जी है, उनका अपमान हुआ। अरे आप लोगों ने तो विश्व आदिवासी दिवस के दिन में एक आदिवासी नेतृत्व को नकारने का काम किया है। आप एक काम कर सकते थे कि उनको कम से कम विश्व आदिवासी दिवस के दिन तो एक आदिवासी का इतना बड़ा अपमान नहीं करना चाहिए था। आपने पूरे के पूरे आदिवासी समाज को आपने अपमानित करने का काम किया है। विश्व आदिवासी दिवस के दिन में आपने एक आदिवासी नेता को जो नेतृत्व था उसे आपने बेदखल किया है। इससे बड़ा अपमान आदिवासी समाज का नहीं हो सकता। बताइए आदिवासियों के बारे में। दूसरी बात करते हैं आपकी गांधी परिवार की चाटुकारिता की बात। अरे आप किस परिवार की बात कर रहे हैं? ऐसा परिवार जो पूरे देश को समर्पित कर दिया। वो नेहरू जी की बात करें, इंदिरा जी की बात करें, राजीव जी की बात करें, उनकी कुर्बानी को पूरा देश देखा है। आज जिस प्रकार से आप बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी से इतने लोग अलग हो गए, कांग्रेस पार्टी का जो पूरा इतिहास आप बता रहे थे, अरे कांग्रेस पार्टी के इतिहास में आप जाएंगे तो देश को आजादी देने से लेके आजादी दिलाने से लेके संविधान के निर्माण तक का काम जो है कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज जो 8 साल में आपकी जो मोदी जी की जो पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी कांग्रेस पार्टी क्या काम कर रही है? कांग्रेस पूरा पार्टी देश देख रहा है कि किस तरह पूरे देश को जिसको कांग्रेस ने जोड़ के रखा था उसको आप तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये काम तो आपकी पार्टी कर रही है। अरे आप तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में रह के बात करिए कि ऐसा क्या हो गया कि 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में आप भी उस नेतृत्व में मंत्री के पद में थे। आप लोगों को कैसे एक लाइन से कैसे किनारे कर दिए? आपने ऐसा क्या काम कर दिया 15 साल में छत्तीसगढ़? कांग्रेस पार्टी कहाँ जोड़ने की बात करती है, कहाँ देश को संवारने, देश का निर्माण की बात करती है? यही कांग्रेस पार्टी है जिसने सत्ता के लिए एक अलग देश बना दिया, पाकिस्तान को अलग करके दिया, और यहाँ पर ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यही गांधी परिवार है जिन्होंने अपने इस सत्ता की लोलुपता की वजह से इन्होंने यहाँ पर जिस तरीके से देश का बंटवारा कर दिया, इस बात का जवाब नहीं है। और ये आदिवासियों की बात करते हैं। अरे आप लोग की सरकार में आप लोगों के नेतागण हमारे आदिवासियों के चेहरे पर कालिक पोतने का कार्य किया है। आप लोगों ने कालिक पोतने का कार्य किया है। आप क्या बात करते हैं? आज लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को जिस तरीके से सीबीआई, आईटी और इस तरीके से आप उनका सहारा ले रहे हैं। प्रजातांत्रिक मूल्यों का आप हनन कर रहे हैं, लोकतंत्र को आप खत्म कर रहे हैं। और आपसे सेवा नहीं हो पा रही है। आपसे सेवा नहीं हो पा रही है, इसलिए आप दूसरे प्रदेशों के लोगों को यहां पर राज्यसभा से सांसद बना करके भेज रहे हैं। केटीएस तुलसी की बात करें, राजीव शुक्ला की बात करें, या फिर अजीत अरे तो केटीएस तुलसी या राजीव शुक्ला जी के देश के बाहर के लोग हैं क्या? और पूरे अन्य राज्यों में जहां ये आपको इस प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आप किस तरह की बात करते हैं? चलिए, आज मूल प्रश्न जो है केदार जी और विनय जी, डॉक्टर जायसवाल और केदार जी, जो आज का मूल प्रश्न है कि ये जो एक दूसरे के राजनीति से संन्यास लेने के चैलेंज हैं, ये पहले भी होते रहे, आगे भी होते रहेंगे। ये जनता के बीच में क्या केवल अटेंशन पाने के लिए है या सीरियसली है? इसमें कोई दम्भ वाली बात है, या अगर दम्भ वाली बात है तो पहले जिन्होंने चैलेंज किए थे उन पर कोई पार्टी ने एक्शन लिए हैं क्या? इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। क्या इससे 2023 के पहले कोई चुनावी माहौल बन रहा है,
या इस तरीके की चीजों से, इस तरह के बयानों से जनता को आप अपने पक्ष में ला सकते हैं? केदार जी, एक सीधा सा सवाल है, ये जो एक दूसरे को करियर को लेकर के आप बयान देते हैं, इस बयानों के क्या जनता के बीच में कोई भी औचित्य है? क्योंकि पहले भी किसकी सरकार बनेगी, कितनी सीटें आएंगी, इसको लेकर चैलेंज किए गए और कहा गया कि आप अपनी राजनीतिक पारी समाप्त कर दें, संन्यास ले लें। पहले भी ऐसे बयान आते रहे। ये दंभ से जुड़े हैं या ये चैलेंज कोई जनता के बीच में असर भी करता है? देखिए, ये पीसीसी के अध्यक्ष का कैरियर का सवाल है। अभी जिस तरीके से पूरे मार्केट में चर्चा का विषय है कि मोहन मरकाम को जिस तरीके से उनके मुख्यमंत्री जी लगातार उनको जिस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, दुत्कार रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। इसीलिए अब वो अपना वो करने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए आज इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं, ताकि उनका मुख्यमंत्री के पास में एक अच्छा सा वो बन जाए, स्टेटस बन जाए। लेकिन इस तरीके से इनका कुछ नहीं होने वाला है। और ये लोग आज यहाँ के लोगों की राजनीति करना छोड़ करके, यहाँ के जनता के हितों की बात करना छोड़ करके इधर उधर की बातें करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी नंबर बढ़ाने का है सारा खेल, पार्टी ने हमेशा अध्यक्ष का सम्मान किया है, पार्टी का सम्मान किया है। और ये लोगों ने जब भी रहा है कि इनके जो नेता प्रतिपक्ष हैं और जो इनके अध्यक्ष हैं, उसमें से कौन आदिवासी समुदाय का है? आदिवासी समुदाय का अपमान कौन कर रहा है? आज 32% आदिवासी इस हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में रहते हैं। आज ये नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश का अध्यक्ष, ये दो बड़े पोस्ट होते हैं पुनीत जी, ये दो बड़े पद होते हैं। और इन दोनों ही पदों में आदिवासियों के अपमान का कांग्रेस लगातार हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मंत्री कौन है? आदिवासी समाज का सबसे बड़ा अपमान है। एक बात। और दूसरी बात, ये किसकी बात करेंगे? रमन सिंह जी ने 15 सालों में छत्तीसगढ़ प्रदेश से मंत्री कौन है? इस बात को दिल से आज मंत्री हमारे माननीय रेणुका सिंह जी हैं, उनको ट्राइबल समाज की हैं, इनको ध्यान है कि नहीं है? और इससे पहले भी माननीय विष्णुदेव साय जी थे, वो भी मंत्री रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने लगातार आदिवासियों का अपमान किया है, अभी आप देख लीजिए 2012 में जब करते हैं यहाँ पर हमारे करते हैं बहुत मजाक उड़ाते हैं। अभी हमारे करते हैं तब भी मजाक उड़ाया। ये जो इनकी स्थिति है, ये लोग केवल अब ये बौखला गए हैं और बौखला करके इधर उधर की चलिए, पार्टियों के भीतर चुनाव से पहले तैयारी करना कोई नई बात नहीं है। इसमें कई चेहरे बदले जाते हैं, कई नई जिम्मेदारियां दी जाती हैं। लेकिन अब जिस तरह के चैलेंज देने का श्रृंखला शुरू हुई है, जनता क्या उनको वाकई दम्भ से जोड़कर देखती है या आप इन्हें अविश्वास से जोड़कर देखते हैं, काबिलियत से जोड़कर देखते हैं? ये जनता के ऊपर छोड़ना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। जी जी, चलिए देखते हैं जनता पर छोड़ते हैं, वो इसे दम्भ के तौर पर लेते हैं या अविश्वास के तौर पर लेते हैं। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद, जुड़ने के लिए अपनी बात रखें। नमस्कार।